नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आपका स्वागत है। राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद हो चुका है। जहां एक और राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं, वहीं निर्वाचन आयोग विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जनता को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के गठन के लिए प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इसके साथ जनादेश में आज बात करेंगे अलवर शहर की कि अलवर क्षेत्र में क्या समीकरण बने हुए हैं, जिसके साथ जनता का जनादेश होगा। उस राजस्थान में उसी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगी। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शालिनी अग्रवाल जी, जिनके साथ हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्रों में अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड, बानसूर, थानागाजी, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर की। इससे पहले चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं अलवर के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड, बानसूर, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर। सबसे पहले बात करते हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र की। इसमें कुल 2,61,660 मतदाता हैं, जिनमें 1,38,805 पुरुष और 1,22,854 महिला व एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने अलवर लोकसभा सांसद बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के संदीप यादव ने कांग्रेस के अहमदुद्दीन अहमद खान को हराया था, जिसमें बसपा को 32, कांग्रेस को 30 और भाजपा को 23% वोट मिले थे। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,515 मतदाता हैं, जिनमें 1,33,451 पुरुष, 1,21,063 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने रामहित सिंह यादव और कांग्रेस ने दीपचंद खेरिया को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के दीपचंद खेरिया ने भाजपा के रामहित सिंह यादव को हराया था, जिसमें बसपा को 41, भाजपा को 36 और कांग्रेस को 22% वोट मिले थे। अब बात करते हैं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कुल 2,37,754 मतदाता है, जिनमें से 1,24,439 पुरुष, 1,13,314 महिला और एक ट्रांसजेंडर है। इस बार भाजपा ने मंजीत चौधरी और कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मंजीत चौधरी ने बीएसपी के ललित यादव को हराया था, जिसमें भाजपा को 45 और बसपा को 35% वोट मिले थे। बहरोड विधानसभा सीट में कुल 2,32,531 मतदाता है, जिसमें 1,21,617 पुरुष और 1,10,914 महिला शामिल है। इस सीट पर भाजपा ने डॉक्टर जसवंत यादव और कांग्रेस ने संजय यादव को टिकट दिया है। 2018 में निर्दलीय बलजीत यादव ने कांग्रेस के रामचंद्र यादव को हराया था, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार को 34, कांग्रेस को 32 और भाजपा को 23% वोट मिले थे। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,52,217 कुल मतदाता है, जिनमें 1,34,269 पुरुष और 1,17,946 महिला व 2 ट्रांसजेंडर शामिल है। यहां से भाजपा ने देवी सिंह शेखावत और कांग्रेस ने शकुंतला रावत को टिकट दिया है। 2018 में कांग्रेस की शकुंतला रावत ने निर्दलीय देवी सिंह शेखावत को हराया था, जिसमें कांग्रेस को 39, निर्दलीय को 28 और भाजपा को 26% वोट मिले थे। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,21,027 मतदाता है, जिनमें से 1,18,179 पुरुष और 1,02,848 महिला मतदाता है। इस बार कांग्रेस ने कांति प्रसाद मीना और भाजपा ने हेम सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी कांति प्रसाद ने निर्दलीय हेम सिंह भड़ाना को हराया था। यहां भाजपा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। यहां विजेता निर्दलीय प्रत्याशी को 41, दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी को 22 और कांग्रेस व भाजपा को 15% वोट मिले थे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कुल 2,61,588 मतदाता है, जिसमें 1,38,207 पुरुष और 1,23,381 महिला है। यहां से भाजपा ने जयराम जाटव और कांग्रेस ने टीकाराम जूली को टिकट दिया है।
पिछले चुनाव में कांग्रेस के टीकाराम ने भाजपा के रामकिशन मेघवाल को हराया था, जिसमें कांग्रेस को 49 और भाजपा को 34% वोट मिले थे। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,63,096 मतदाता हैं, जिनमें 1,36,912 पुरुष व 1,26,166 महिला और 18 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। इस बार कांग्रेस ने अजय अग्रवाल और भाजपा ने संजय शर्मा को टिकट दिया है। पिछली बार भाजपा के संजय शर्मा ने कांग्रेस की श्वेता सैनी को हराया था, जिसमें भाजपा को 51 और कांग्रेस को 38% मत मिले थे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,71,117 मतदाता है। 1,43,532 पुरुष और 1,27,585 महिला शामिल है। इस बार भाजपा ने यहां से जय आहूजा और कांग्रेस ने जुबेर खान को टिकट दिया है। पिछली बार कांग्रेस की साफिया खान ने भाजपा के सुखवंत सिंह को हराया था। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट में कुल 2,63,758 मतदाता है, जिनमें से 1,40,985 पुरुष, 1,22,770 महिला और 3 ट्रांसजेंडर शामिल है। इस बार भाजपा ने बन्नाराम मीणा और कांग्रेस ने मांगीलाल मीणा को टिकट दिया है। वहीं जोरीराम मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा ने सूरजबान धानका को प्रत्याशी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जोरीलाल मीणा ने भाजपा के विजय मीणा को हराया था, जिसमें कांग्रेस को 49, भाजपा को 31 और बसपा को 17% वोट मिले थे। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,28,022 मतदाता है, जिनमें 1,21,986 पुरुष और 1,06,036 महिला है। यह SC आरक्षित सीट है। इस बार भाजपा ने रमेश खींची और कांग्रेस ने संजना जाटव को टिकट दिया है। यदि पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से कांग्रेस के बाबूलाल बेरवा ने भाजपा के बाबूलाल मैनेजर को हराया था, जिसमें कांग्रेस को 37 और भाजपा को 27% मत मिले थे। यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई और भ्रष्टाचार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही पानी की समस्या भी यहाँ पर परेशानी बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध जो है शहर के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे कई व्यापारियों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ, जिसके लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं। वहाँ थाने में जाने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। वाहन चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इससे हमारे व्यापारी भी काफ़ी परेशान हैं। तीसरा, एक हमारे अलवर से दिल्ली जो हमारे एक व्यापार का एक गढ़ होता है अलवर के व्यापारियों के लिए, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। एक रेल व्यवस्था थी और रेल व्यवस्था को इंटरसिटी एक्सप्रेस को 6 घंटे देरी से कर दिए, जिसके लिए काफ़ी ज्ञापन भी दिए गए विधायक को, सांसद महोदय को, पीयूष गोयल जी को, रेल मंत्री तक को स्वयं ज्ञापन दिए गए। उसके बाद भी उस मामले में सुनवाई नहीं हुई, जिससे व्यापार पर काफ़ी प्रभावित हुआ है हमारा। इतनी महंगाई है रही है भैया, या महंगाई है कम करोने का तो बाकी वोट देंगे हम, तो जो हमको सुविधा करेगो। बिना लाइट बैठे 2 साल थे तो हम तो हमारे तो लाइट ना लग रही घर में। गरीब आदमी की सहायता करेगी, जमीन में जगह में, वैसे मजूरी आदमी मजूरी में धंधा खोले। बालक हैं जो बेरोजगार हो रही हैं, पढ़े लिखे हैं जो भी खान तक बालक उनको दिया हमारा पेट भरा। मुख्य रूप से जो चुनाव में इस समय जो युवा के संबंधित जो मुद्दे हैं वो प्रमुख रूप से ये हैं कि हर साल आप देख रहे हैं पिछले 5 साल में 16, 17, 18 बार पेपर लीक हो गए, और जिन्होंने पेपर लीक करा उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई इन सरकारों ने नहीं की। तो हम ऐसी सरकार, ऐसे प्रत्याशी की मांग करेंगे जो अगर ऐसी कोई गतिविधि इन आगामी 5 सालों में होती है तो कड़ी से कड़ी सजा उन दोषियों को मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ युवा जो अपनी स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उनके बाद भी उनके लिए कोई काउंसलिंग सेंटर्स तक की व्यवस्था नहीं है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसे काउंसलिंग डेवलपमेंट सेंटर जो हैं वो सरकारों को अपने माध्यम से जिलेवार जो है ग्रामीण तहसील स्तर पर जो है उनको खोलने चाहिए, ताकि उनको अपने जो प्रतिभा है उनको निखारने का मौका मिले। राजस्थान सरकार से उनको कुछ सहयोग मिले, ताकि वो अपनी जो शिक्षा है उसको एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें। जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। आज के आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो रही है, वो ना हो। ये हम ऐसी सरकार चाहते हैं। हम जिसको भी चुने, अपने वोट देकर हम जिसको भी चुने, वो हम ये है कि हम हमारी सुरक्षा कर सके। लड़कियों के लिए अच्छे मतलब ऐसा कानून बने जो उनकी सुरक्षा हो। कहीं भी जाए, रात को जाए, दिन में जाए, मतलब पूरी लड़की कहीं या जा रही है तो वहाँ सेफ हो।
और उनके लिए इतना मतलब सख्त, जो भी कोई क्राइम करता है उसके लिए इतना सख्त कानून होना चाहिए और उस कानून पर मतलब सजा भी मिले। ये नहीं हो कि भाई हाँ कानून बन गया वो रह ही जाए, नहीं, उस पर अमल होना चाहिए। व्यापारी वर्ग के हित में जो भी नियम हो, जो भी सुरक्षा के नियम हो, कड़े नियम हो, जिससे व्यापारियों को फायदा मिले, जो भी नई योजना सरकार के हित में आए, सरकार उस योजना को उपलब्ध कराए, जिससे व्यापारी आगे बढ़ेगा तो अलवर शहर आगे बढ़ेगा। इस बार हम युवा उस सरकार को चुनेंगे जो हमारी बेरोजगारी को मिटाएगी, जो हमारे हित के बारे में सोचेगी और समर्थन देगी, चाहे वो कोई सा फील्ड हो, शिक्षा, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री। हमें अब वो सरकार चाहिए जो हमारी बेरोजगारी को ख़त्म कर दे। हमको सरकार चाहिए जो पेपर लीक नहीं करे, रोजगार दे, बेरोजगार भत्ता दे, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा अच्छी मिले, अच्छे अध्यापक मिले, अच्छे हमको व्यवसाय मिले। रोजगार मिलेगा तो आदमी का परिवार चल पाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा जो मुख्य राज्य में समस्याओं का यह मुद्दा है वो है पेपर लीक होना। यहाँ करीब 1,40,000 बच्चे परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, और उनको बार बार निराशा मिलती है। इससे निराशा के भाव जागृत होते हैं और अलवर जिले में पिछले 5 सालों में करीब 8 या 10 युवाओं ने आत्महत्या की है पेपर लीक होने के कारण। ये तनाव का कारण भी बना है और जो युवा हैं जब इतनी पैसा लगाकर कर्जा लेकर कोचिंग करते हैं और उन्हें निराशा देखनी पड़ती है। दूसरी ओर यहाँ उद्योग धंधे काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ के उद्योग जो हैं वो स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं, यानी कि बेरोजगारी भी एक समस्या है। पानी की कमी के कारण पूरा जिला डार्क जोन में है। पानी की कमी के कारण सिंचाई प्रभावित हो रही है और खेती प्रभावित हो रही है। यहाँ लोगों का जो मुख्य रोजगार का साधन है वो खेती ही है। जब पानी नहीं होगा तो ऐसे में खेती कैसे हो पाएगी। अगर हम जिला मुख्यालय की बात करें तो अलवर शहर में गर्मी ही नहीं, सर्दी में भी पानी को लेकर आंदोलन आए दिन होते रहते हैं। दिसंबर माह में भी आंदोलन होते हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की समस्या यहाँ कितनी गहरी होती जा रही है। ये अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 11 विधानसभा क्षेत्र में हर बार यानी कि हर विधानसभा के चुनाव में अलवर में 4 से 5 सीटें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। इस बार की सीटों की बात करें, जो हॉट सीट है उनमें तिजारा और बहरोड सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। तिजारा में हॉट सीट की वजह सांसद बाबा बालकनाथ है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। कई बड़े विश्लेषक उनके बारे में ये भी कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए उनके सामने इमरान खान को कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। कितना बड़ा गणित कांग्रेस ने सांसद के सामने लगाया है। इससे पहले कांग्रेस के जो परंपरागत प्रत्याशी थे उनमें से नाम निकाला जा रहा था, लेकिन आखिर में कांग्रेस के दिग्गजों ने सोचा कि सांसद के सामने अगर मुकाबला कराना है तो क्यों ना हम एक ऐसा चेहरा लेकर के आएँ जो इनको टक्कर दे सके। और इमरान खान जो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था और उनको लगा कि यूथ है और ये पूरी कम्युनिटी को साथ भी सकता है, इसमें पावर भी है। सब जगहों पर मुद्दे अपने क्षेत्रीय आ गए हैं, नेता के मुद्दे आ गए हैं, टिकट कटने के मुद्दे आ गए हैं, बागी होने के मुद्दे आ गए हैं, विकास के मुद्दे उतने कमजोर हैं, यानी कि व्यक्तिगत प्रत्याशी, और ये मुद्दे अब आगे बढ़ने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले अलवर की भूमिका राजस्थान के क्षेत्रों में राजस्थान में क्या है, आइए जानते हैं शालिनी अग्रवाल जी से। जी देखिए, चूँकि आपने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, एनसीआर का हिस्सा है अलवर। औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, नीमराना, भिवाड़ी है, बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं, इसलिए अलवर का महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। दूसरा, अलवर का मिल्क केक पूरी दुनिया में फेमस है, हालांकि जीआई टैग नहीं मिला है इसको, इसका थोड़ा दुख ज़रूर है प्रदेशवासियों को। लेकिन चूंकि अलवर एक ऐसा जिला है जहां पर जातिगत समीकरण है, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं, और वो चीज़ हमें टिकटों के बंटवारे में भी देखने को मिली है। जी, जिस प्रकार अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्यतः तिजारा सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है शालिनी जी, जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी को टिकट दिया गया है, जो अलवर से सांसद भी हैं। तो क्या समीकरण बने हुए हैं इस तिजारा सीट पे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भाजपा ने यहाँ पर हार्ड कोर हिंदुत्व चेहरे महंत बाबा बालकनाथ को उतारा है, और इसलिए वो चाहती है कि जितना भी अगर वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है उसका सीधा फायदा भाजपा को मिले।
और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रत्याशी, क्योंकि मेवात इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इमरान खान को अपना जो है उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। 2013 में भी ऐसे ही हुआ था, जब मामन यादव यहाँ से विधायक बने थे, तब भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था और उन्हें जीत मिली थी। हालांकि तब जो मुस्लिम वोट थे वो कांग्रेस और बसपा के बीच में बंट गए थे, लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं भी होता और जो मुस्लिम वोट है वो बंटते नहीं भी हैं, तब भी 2013 में जो अंतर रहा था जीत का वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए भाजपा मान के चल रही है कि वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, अगर उसका फ़ायदा मिल सकता है तो सीधे भाजपा को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने जो हिंदुत्व चेहरा है एक उनका, बाबा बालकनाथ, जो कि एमपी भी हैं अलवर से ही, उनको उतारा है। तो इसलिए पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस सीट पर हैं, क्योंकि एक एमपी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार एमपीओ को इस बार चुनाव में उतारा गया है, उसके साथ ही जब अलवर का जो पुनर्गठन की हम बात करें, जो नए जिले बनाए गए, उसके साथ में जो अलवर का पुनर्गठन है, वो क्या भूमिका निभाने वाला है इस चुनाव में? जी देखिए, क्योंकि अलवर को 3 जिलों में बांटा गया है, अलवर, कोटपुतली बहरोड और तिजारा खैरथल जी। तो पहले तो तिजारा को अलग से वो बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा विरोध हुआ तो तिजारा खैरथल को एक साथ कर दिया गया। इससे जो अलवर जिला है उसमें जो अलवर अब जो नया जिला बनेगा अलवर नाम से, उसके पास पत्थर की कुछ खदानें रह जाएंगी और थोड़ा सा पर्यटन रह जाएगा। बाकी जितना भी औद्योगिक इलाका है, चाहे वो भिवाड़ी का हो, वो तिजारा खैरथल में चला गया है। नीम राणा वाला, नीम राणा और जो बहरोड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा जो नया है बहरोड कोटपुतली उस जिले में चला जाएगा। तो इसलिए जो अब जो अलवर शहर रह जाएगा या जो नया जिला रह जाएगा एक तरीके से अलवर, उसके लिए लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खासतौर से जो नए एमएलएज आएंगे उनको इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ अब अलग अलग 3 पार्ट में बंटने वाली हैं। अगर हम बहरोड सीट की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है बहरोड सीट पे। जो मौजूदा निर्दलीय विधायक हैं बलजीत यादव, उनका कितना जोर रहने वाला है जमीनी अगर हम स्तर पे देखें, और कांग्रेस भाजपा का कितना जोर है इस सीट पे? जी देखिए, चूँकि मैंने कहा कि अलवर में जातिगत समीकरण बहुत हावी रहते हैं, तो इसलिए जो भाजपा है उन्होंने पूर्व मंत्री हैं जसवंत यादव, वहाँ उनको चुनाव मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने संजय यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। आपने कहा कि जो बहरोड के विधायक हैं नेचुरली वो बलजीत यादव है, उन्होंने निर्दलीय का चुनाव लड़ रहे हैं। और चूँकि 2018 की जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा थी वो 3रे नंबर पे रही थी, और इसलिए 5 साल बाद जो भाजपा और बलजीत सिंह यादव है उसके बीच में बहुत ज़्यादा टकराव का माहौल बन रहा है। तो एक ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये भी देखने लायक होगा। अगर अलवर के क्षेत्रों की बात करें, जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो शायद सिर्फ बहरोड तक सीमित नहीं है, वो थाना गाजी में भी हम देखने को मिलता है। जी, थाना गाजी, किशनगढ़, बास, राजगढ़, रामगढ़ विधानसभा सीट, इन सभी जगह त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। थाना गाजी में जो है वो बीजेपी से रोहिदास घांगल चुनाव मैदान में है, और जबकि भाजपा से पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना चुनाव मैदान में है। अलवर की जब हम राजगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ से बहुत ही रोचक मुकाबला है, क्योंकि उन्होंने भाजपा है उसने पूर्व जो डेयरी चेयरमैन है राम मीणा उनको टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मांगी लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी हैं जो अपनी अपनी पार्टी के नए उम्मीदवार हैं, और इसी तरह से सुनीता मीणा और कांग्रेस से बागी राहुल मीणा भी चुनाव मैदान में। तो ये एक चतुष्कोणीय मुकाबला बन गया है। मैं रामगढ़ की बात करना चाहूँगी, यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि रामगढ़ जो विधानसभा सीट है वहाँ पर भी जातिगत चुनाव है। यहाँ पर ज्ञानदेव आहूजा के जो भतीजे हैं देव आहूजा, जय आहूजा, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से जो पूर्व विधायक हैं साफिया खान, उनका टिकट काट के उनके जो पति हैं जुबैर खान, उनको टिकट दिया गया है। तो ये एक बहुत ही रोचक मुकाबला पूरे अलवर शहर में, अलवर जिले में नजर आ रहा है। जी, जातीय समीकरण के साथ साथ शालिनी जी देखने को मिलता है कि जो भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले हैं वो अलवर में बहुत सारे सामने आते हैं। तो उनका जो जमीनी स्तर पे जो समीकरण है, चाहे वो चुनाव में हो चाहे वोट बैंक पे हो, वो कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, अलवर में जहाँ तक हम भ्रष्टाचार की बात करें और दूसरे समीकरणों की बात करें, तो जो अलवर का जो जिला है वो अभी तक बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों को लेकर जूझ रहा है। पानी की समस्या अलवर में बहुत बड़ी है। आए दिन वहाँ पे गर्मियों में रोड जाम होते हैं, ट्रैफिक
जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, क्योंकि जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो 800 से 1000 मीटर फीट अंदर चला गया है। तो महिलाओं को रात के 3 बजे उठना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो अलवर शहर की जो समस्या है वो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। हालांकि ERCP जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है वो उसका एक समाधान हो सकती थी, लेकिन जो उसकी DPR है वो भी दौसा तक सीमित रह गई और ईसरदा बांध से जो अलवर को जो पानी मिलने की जो एक गुंजाइश बन रही थी वो भी नहीं मिली। और वैसे भी जो ERCP जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस और भाजपा की जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें वैसे ही वो उलझ के रह गया है। तो पानी की समस्या इतनी बड़ी है अलवर में इस समय की बहुत सारे जो उनका जो मतदाता है उनका ये है कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारी ये समस्या दूर करे। अगर देश के भविष्य कहा जाए तो देश के भविष्य युवा होते हैं। वहीं अगर अलवर के क्षेत्र को हम देखें तो युवाओं का पलायन बड़ी संख्या में देखने को मिलता है, चाहे वो NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हो या जयपुर जैसे राजधानी में हो। तो जो युवाओं का पलायन देखने को मिलता है, चाहे वो रोजगार की समस्या हो या करियर की समस्या हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, तो क्या क्या समस्याएं और भी हैं जिनके कारण ये पलायन देखने को मिल रहा है? देखिए, अलवर है जो वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सरिस्का सिलीसेड है, अलवर का फोर्ट बहुत फेमस है, लेकिन पर्यटन यहाँ पर इतना विकसित नहीं हुआ है। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे माचड़ी फोर्ट पर, मूसा महारानी की छतरी पर, वो सारे अधूरे पड़े हुए हैं। पर्यटक आते तो हैं लेकिन वो धूल धक्कड़ से परेशान होकर वापस लौट जाते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सर्किट होते हुए भी अलवर में जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए वो पलायन करे। पर्यटन की वजह से नहीं मिल रहा। दूसरी जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो दिल्ली NCR की तरफ ज़्यादा हैं, तो वो पलायन कर जाते हैं दिल्ली NCR में या जयपुर की तरफ। अलवर खुद रोजगार देने में जो अलवर जिला है वो युवाओं को नाकाम रहा है और इसलिए बहुत बड़ी वजह बन रहा है पलायन की। जैसे कि आपने पर्यटन की बात करी तो रणथंभौर जो सेंचुरी है, रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एक बहुत मुख्य वो भूमिका निभाता है पर्यटन के रूप में। परंतु जो सरिस्का जो जहाँ पे अलवर में सरिस्का स्थित है, पर सरिस्का उस स्तर की भूमिका नहीं निभा पाया है, तो क्या कारण है उसके? देखिए, जो गोल्डन ट्रायंगल है जयपुर दिल्ली आगरा का, अगर पर्यटक जयपुर आता है तो वो सवाई माधोपुर रणथंभौर जाता है, वो अलवर भी जा सकता था। लगभग उतनी ही दूरी है सवाई माधोपुर जयपुर के बीच में और सवाई माधोपुर अलवर के बीच में 2-2.5 घंटे करीब लगते हैं। लेकिन रणथंभौर जिस तरह से विकसित हुआ, जहाँ पर वहाँ पर जितनी होटल इंडस्ट्री विकसित हुई, उतनी इंडस्ट्री सरिस्का में नहीं विकसित हो पाई। जबकि सरिस्का सिलीसेड की हमारी जो पौराणिक महत्व है पांडुपोल का, उसके महाभारत से जुड़ाव रहा है, तो एक धार्मिक स्थल भी बन सकता था, लेकिन सरकारों की मंशा नहीं रही कुछ, तो इसलिए इतना ये विकसित नहीं हो पाया। इक्का दुक्का बाग ज़रूर वहाँ पे शिफ्ट किए जाते हैं रणथंभौर से, लेकिन उतने नज़र नहीं आते लोगों को जितने कि रणथंभौर में नज़र आते हैं, इसलिए शायद लोग सरिस्का का रुख भी कम करते हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि पानी की, पेयजल की समस्या बड़ी गहन बनी हुई है, वहीं अगर पानी के साथ हम बात करें तो बिजली और सड़क, दो ऐसी समस्या हैं जो शायद हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनका विकास करना चुनाव पे एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो सड़क और बिजली की क्या स्थिति है अलवर के क्षेत्रों में? देखिए, पूरे अलवर ज़िले की बात करें तो आप अगर वहाँ मानसून में जाएंगे तो जो अलवर शहर है वहाँ पर भी आपका चलना मुश्किल होगा। जगह जगह पानी भरा रहता है, सड़कें टूटी रहती हैं, कटाव की समस्या है। बहुत सारी जगह ऐसी है रामगढ़ राजगढ़ के पास जहाँ पर ओवरब्रिज बने थे, लेकिन वो जो नहीं बने हैं। तो जब बेसिक एमिनिटीज़ ही लोगों को नहीं मिलेंगी, वो सड़क बिजली पानी से ही नहीं उबर पा रहे, तो दूसरी विकास की बातें तो बहुत दूर है उनको सोचने के लिए। जैसे अलवर ग्रामीण सीट है जहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली जी खड़े हो रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी से पूर्व MLA जयराम यादव जी को दिया गया है। तो जयराम यादव जी के पुत्री भी खड़ी हो रही हैं जिनको निर्दलीय से टिकट दिया है। तो जो निर्दलीय खड़ी हो रही हैं प्लस त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बना हुआ है, तो इनका क्या असर होने वाला है अलवर के क्षेत्रों में? देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि यहाँ पर बाप बेटी सीधे चुनाव के मैदान में, और कितनी टिकट वो काटेंगे अपने पिता की और कितनी टिकट वो काटेंगे अपनी बेटी की, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन वास्तव में ये देखना होगा कि अगर दोनों में से कौन जीतता है, पिता की हार होती है या पुत्री की हार। एक पिता के रूप में तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से उनकी जीत होगी, अगर वो खुद जीतते हैं या उनकी बेटी जीतती है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हम पेयजल की बात करें तो शायद 38 करोड़ के लगभग का एक योजना निकाली गई थी सिलीसेड में लेक के थ्रू जो पेयजल की समस्या दूर करने के लिए, ताकि अलवर क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर की जाए। उसका क्या अभी स्थिति है और कितना फिर जोर पड़ने वाला है इस चुनाव पे? देखिए, जो उम्मीदवार आता है अलवर शहर के लिए वो इस परियोजना को पूरी करने की बात करता है। अभी भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने कहा है कि हम ये परियोजना पूरी करेंगे, लेकिन जो भी जब सरकार एक बार जो विधायक बन जाते हैं तो उनकी मंशा नहीं रहती है उसको पूरी करने की। कितनी ही सरकारें गई, उससे 2018 का चुनाव हुआ, 2023 से पहले, अब 2023 में भी हमारे सामने वही मुद्दा है, उससे पहले भी वही मुद्दा था। तो जब तक मंशा नहीं रहेगी कि हमें क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाना है, मुझे लगता है कि कितनी परियोजना लेके आए वो धरातल पे नहीं उतरेंगी। जी बिल्कुल, जैसे पर्यटन की हम बात कर रहे थे तो पर्यटन राजपुर न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान पर्यटन प्रमुख प्रदेश है। तो पर्यटन की दृष्टि से अलवर में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विकास अटका हुआ है चुनावी प्रदेश से? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारा जो बजट है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट अलवर के लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन सारे काम अधूरे पड़े हैं। जो माचेड़ी फोर्ट है वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। मूसा महारानी की छतरी है, उसका जो विकास कार्य है वो अधूरा पड़ा है। इतनी धूल उड़ रही है, वहाँ पर पत्थर है, जगह जगह मलबा पड़ा है, इसलिए टूरिस्ट भी है वो वहाँ से मुंह मोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बागी पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस से 6, वहीं भाजपा से 2 नेता बागी हुए थे, जिनको इस बार उन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया है। तो क्या असर होने वाला है उनके नेतृत्व का और पार्टी का इस चुनाव में? देखिए, किसी भी क्षेत्र से जब बागी उम्मीदवार खड़ा होता है तो पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि उस बागी को हम बिल्कुल बैठा दें अपने उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये देखना होगा कि जो जातिगत समीकरण है वो कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे इन उम्मीदवारों की जीत या हार में। जी बिल्कुल, जैसे पिछली बार अगर हम बात करें दीपचंद खोरिया जी को, तो उनको किशनगढ़ बाज से वो बागी हुए थे, और वहीं से हम अगर ललित यादव की बात करें तो मुंडावर से वे बागी थे, और वहीं आज उनकी इसी बार इस विधानसभा चुनाव में उन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया है। तो इसका असर अगर जातिगत समीकरण की बात करें या हम क्षेत्रीय परिवेश की बात करें तो कितना असर होने वाला है वोट बैंक पे? देखिए, अलवर की जो मैंने पहले भी कहा, जो जनता है वो जाति के आधार पर वोट देती है, तो कितना वो प्रभाव छोड़ पाते हैं, कितने वोट वो काट पाएंगे और कितने कांग्रेस या भाजपा को मिल पाएंगे, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो राजस्थान का जो मतदाता है वो बिल्कुल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और वो वोट वाले दिन ये सोच के जाता है कि मुझे किसको वोट देना है, क्योंकि परिवर्तन यहाँ का नियम भी रहा है। जैसे कि आप रामगढ़ की बात कर रहे थे, जहाँ से जुनेद खान को टिकट दिया गया है, तो ना केवल मुस्लिम टिकट पे बल्कि जिस प्रकार हॉट सीट भी है, तो क्या समीकरण बने हुए हैं इस सीट पे? देखिए, उनकी पत्नी साफिया खान थी, वो पहले विधायक थी, अब जुबैर खान को टिकट दिया है, तो नेचुरली जो पत्नी है वो निश्चित रूप से अपने पति के पक्ष में ही कैंपेन करने वाली हैं। वो इलाका भी एक मुस्लिम इलाका है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से वहाँ पे जो है वोट पड़ते हैं, और क्या जो जुबैर खान है वो जीत पाएंगे या कांग्रेस को इसमें हार का सामना करना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी यात्रा के दौरान 7 गारंटियां दी हैं, वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र जारी करके अपने अपने नए संकल्प लिए और जनता को वादे किए हैं कि ये कार्य हम करेंगे। अगर जैसे हम आज अलवर की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः पेयजल की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो पेयजल के जो वादे भाजपा और कांग्रेस ने करे हैं वो जमीनी स्तर पे कितने कारगर हो सकते हैं अलवर क्षेत्र के लिए? देखिए, अगर ज़मीनी स्तर पे कारगर हुए तो निश्चित रूप से जो अलवर की जनता है उसको पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि आप सोचिए कि महिलाएं रात के 3 बजे उठती हैं वहाँ पर और सिर्फ 1 बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं। पिछले ही अगर हम गर्मियों की बात करें, आप अखबारों को उठा के देख लीजिए कितने प्रदर्शन अलवर शहर में हुए हैं। जलदाय विभाग के आगे मटके फोड़े गए, जाम लगाए गए, अलवर शहर में जगह जगह जाम लगी। ये तो अलवर शहर की बात है। अलवर का जो ग्रामीण इलाका है उसमें तो स्थिति और भी खराब है, बदतर हालात है वहाँ पे पानी के। तो अगर निश्चित रूप से अगर ये जो उम्मीदवार हैं और ये विधायक बनते हैं जीत के, और जितने भी वादे इन्होंने किए हैं अगर वो पूरे करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में
अलवर की जो समस्या है उसको ज़रूर निजात मिलने वाली है। जी बिल्कुल, समस्याओं में अगर हम बात करें, सड़कों की आपने बात करी, बिजली की हमने बात करी, तो बिजली के साथ में देखा जाए कि जिस प्रकार जो हम अगर सीमांत प्रदेश बात करें, जो सीमांत जो जिले हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, जहाँ पे सोलर पावर को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, बड़ा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या अलवर में ऐसी कुछ संभावनाएं हैं क्या कि बिजली का जो समस्या है उनको हल किया जा सके? देखिए, अलवर में सोलर प्लांट का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अलवर ऑलरेडी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे नीमराना, भिवाड़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी वहाँ पे रन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात जो अलवर के सामने अब आ रही है इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से, वो पोल्यूशन है, जो कि पूरा राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वो इतना स्मॉग से जूझ रही है। सेम जो वही हालात हैं वो लगभग अभी अलवर में हो रहे हैं। वहाँ पर AQI है वो 400 से 500 को पार कर रहा है, तो लोगों का सांस लेना भी वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिजली की इतनी बड़ी अभी सोलर प्लांट्स या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी वहाँ पे इतना बड़ा खाली एरिया नहीं, क्योंकि सोलर प्लांट लगाने के लिए देखिए हमें बहुत बड़ा खाली जगह चाहिए, जबकि वहाँ पर इतनी बड़ी हमें खाली जगह नहीं मिलेगी जितनी कि हमने जोधपुर या दूसरी बाड़मेर में जो सोलर प्लांट्स लगे उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाना ज़रूरी है। और दूसरा एक तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अलवर दिल्ली NCR से लगा हुआ है, लेकिन लोगों की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। स्वास्थ्य की जो समस्या होती है वो लोगों की बहुत बड़ी समस्या होती है, और कुछ भी बीमारी होती है तो उनको या तो दिल्ली जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। तो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए, जिसकी अभी तक जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, एक इस प्रकार आपने स्वास्थ्य की बात करी, तो स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की क्या स्थिति है अलवर क्षेत्र में, क्योंकि अलवर दिल्ली NCR से जो हमारा राजधानी क्षेत्र है उससे सटके है। यहीं जयपुर से अगर तुलना की जाए तो विश्वविद्यालयों और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं जो केंद्र बिंदु हो सकती हैं चुनावी परिवेश में? देखिए, अलवर वही बात है कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी अलवर में नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए उनको या तो वो वहीं दिल्ली जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। बड़े कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पर, जबकि वो दिल्ली NCR से लगा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर ये होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो जातियों में इतने ज़्यादा उलझ गए कि जो बेसिक वहाँ की समस्याएं थी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर शायद ध्यान ही नहीं दिया गया। क्योंकि जो अलवर है वो थोड़ा सा बदनाम इलाका इसलिए भी रहा है क्योंकि गौ तस्करी या फिर मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं हुई राजस्थान में ज़्यादातर अलवर में ही हुई हैं। क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो हाईवे बना है उसके बाद गौ तस्करी की घटनाएं भी वहाँ पे बढ़ गई हैं। और अकबर खान, पहलू खान का जो मामला था, अकबर का मामला था, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। तो अपराध दिल्ली NCR की वजह से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की वजह से वहाँ पे बढ़े हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ ध्यान कम जा रहा है। जी बिल्कुल, अपराध के साथ साथ भ्रष्टाचार से हम अगर मुद्दा उठाएं तो भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अलवर क्षेत्र में देखा जाता है। क्योंकि जो पूर्व मंत्री या जो करंट मंत्री हैं अलवर क्षेत्र से, चाहे वो टीकाराम जूली जी हो, शकुंतला रावत जी हो, उसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। तो इनका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो? जी, आपने कहा कि आपने दो नाम अभी लिए, भंवर जितेंद्र सिंह भी लंबे समय से वहाँ पर मंत्री रहे हैं, अलवर से ही बिलोंग करते हैं। तो जब तक अगर ये सोचिए कि अगर भ्रष्टाचार है, इसी वजह से वहाँ जो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, वो जो बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, वो वहाँ के बाशिंदों को नहीं मिल पा रही। तो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार की वजह से जो पर्यटन के जितने सारे काम हैं वो अधूरे पड़े रह गए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो अलवर ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है भ्रष्टाचार, और बहुत बड़ी भूमिका है इसकी विकास में। शालिनी जी, आप अभी प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो क्योंकि राजधानी क्षेत्र से सटके अलवर है, तो प्रदूषण को लेकर जितने प्रकार के अभी AQI में इजाफा हुआ है, AQI लो हुआ है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है अलवर के क्षेत्र में, तो उसको लेकर क्या प्रशासन द्वारा या राजनीतिक द्वारा कुछ कदम उठाए गए या कुछ ऐसा कुछ प्रयास किया गया? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रयास किया गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के लगभग है, भिवाड़ी का, नीमराना इस तरफ का, और अलवर की आबोहवा, बहरोड में AQI बहुत
ख़राब स्थिति में है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो उस समय चूँकि दिल्ली में भी अभी उसको रोकने के लिए जितना स्मॉग है कुछ हो नहीं पा रहा, वहाँ की सरकार भी सोचे क्या करे। और दूसरी है राजस्थान की बात करें तो पूरा प्रदेश है, आचार संहिता लगी हुई, पूरा जो प्रदेश है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव में लगी हुई हैं। उनका जो मुख्य जो अभी लक्ष्य है वो किसी तरह से वोट पाना है। तो लोगों की जो ये समस्या है उस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिवाली के बाद चूँकि समस्या अभी बीच में बारिश हुई थी तो थोड़ा सा AQI लो आया था, लेकिन दिवाली के बाद वापस से ये बढ़ गया है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार कुछ प्रयास करती नहीं दिख रही है। शालिनी जी, अगर 2018 की हम बात करें तो जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। अलवर शहर और मुंडावर सीट पर उनको विजय प्राप्त हुई थी, वहीं 2 बसपा को और 1 निर्दलीय को मिले थे। वहीं अगर हम देखा जाए तो बहुमत कांग्रेस को मिला था। इस बार क्या समीकरण बने हुए हैं? देखिए, इस बार चूंकि राजस्थान के जो वोटर है उनका मूड हमेशा परिवर्तन का रहता है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का रहता है, तो इसलिए और चूंकि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बहुत विशेष एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिख रही है, लेकिन अंडर करंट किया जा रहा है ये भी कहना मुश्किल है। इधर चूंकि यहाँ तो कांग्रेस की तरफ से तो सीएम फेस गहलोत हैं, लेकिन भाजपा ने अपना कोई भी सीएम फेस नहीं उतारा है और एक तरह से संभावना बन रही है कि बाबा जो बालक नाथ है उनको भी सीएम फेस बनाया जा सकता है अगर भाजपा को जीत मिली तो इसलिए अंडर करंट क्या जा रहा है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। बल्कि अलवर ही नहीं, इस समय तो पूरे प्रदेश में कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। अगर सनातन हम राजस्थान के वोटर का माइंडसेट देखें तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उस हिसाब से लगता है कि भाजपा आएगी, लेकिन कौन आएगा ये किसी को नहीं पता। पर्यटन की संभावना की हम बात करें तो जो अलवर में पर्यटन की संभावना है वो अथाह है, अथाह संभावना अलवर में पर्यटन की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस के वादों की बात करें तो कांग्रेस ने कहा कि पर्यटन को लेकर हम हर क्षेत्र में अलग अलग वैकेंसियाँ यानी अलग अलग वैकेंसियाँ निकालेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन विभाग को हम विस्तृत करेंगे। तो क्या उस प्रकार से अलवर का जो विकास है वो गति पाएगा? जी बिल्कुल, अलवर मैंने कहा कि बहुत बड़ा पर्यटन का जो है स्थल बन सकता है और यहाँ पे टूरिस्ट आते भी हैं, लेकिन वही है कि बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती तो वो लौट जाते हैं। सरिस्का, सिलीसेट, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि वहाँ पर उनको टाइगर मिलेगा क्योंकि टाइगर सेंचुरी है सरिस्का, लेकिन वो नहीं दिखता है अक्सर। और दूसरी, इतने होटल या इतनी जो रिजॉर्ट जितनी फैसिलिटीज़ रणथंभौर में है उतनी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर नहीं है। तो अगर होटल इंडस्ट्री वहाँ डेवलप होती है सेंचुरी के आसपास, ग्रामीणों के जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, उसको सुरक्षित रखते हुए, तो एक नया जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें इजाफा हो सकता है। अलवर का फोर्ट बहुत खूबसूरत है, उसको भी एक जिस तरह से कुंभलगढ़ का फोर्ट पूरे राजस्थान में फेमस है, इस तरह से जो अलवर का फोर्ट है उसको भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत कम जो टूरिस्ट है अभी वो जा रहे हैं। आपने कैसे संभावनाएं बहुत सारी हैं पर्यटन को लेकर, परंतु सिर्फ पर्यटन नहीं, प्रशासन और पुलिस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो बिंदु है, वो कहीं ना कहीं सामने आता है अलवर क्षेत्र में। चाहे वह थानागजी हो, चाहे वह बहरोड हो, अलग अलग खबरें, अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर। तो जो ये जिस प्रकार की चीज़ें हैं भ्रष्टाचार और घोटाले की, कितनी भूमिका और कितने समीकरण बांधने वाली हैं इस चुनाव में? देखिए, ये इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अलवर है वो थोड़ा जातिगत वहाँ पे समीकरण चलता है। मुस्लिम बहुल इलाका है, मेवात का वोटों का ध्रुवीकरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर विकास के नाम पर वोट दिए जाते तो मुझे लगता है कि अलवर में इतनी समस्याएं नहीं हो पाती। दूसरी बात है कि अभी हमने परिसीमन की बात करी थी कि अलवर को 3 जो है भागों में बांटा गया है, लेकिन जब संभाग बनाया गया था तो जो अलवर जो प्रदेशवासी थे उनकी बहुत मांग थी कि अलवर को संभाग बनाया जाए, 10 संभाग बनाए गए, लेकिन इतना दिल्ली NCR का इलाका होते हुए भी, इतना महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हुए भी अलवर को संभाग नहीं बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी मांग थी जो अलवर वासियों की, जो अधूरी रह गई। और अगर अलवर को संभाग बनाया जाता तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा और विकास के नए आयाम छूता। बिल्कुल। जिस प्रकार जिलों का जो पुनर्गठन किया गया, नए जिले बनाए गए, उसकी जगह अलवर की जो मांग थी संभाग की, जैसे आपने कहा, तो बड़ी ऊंचाई से उठ रही थी। परंतु अगर किसी जैसे चुनावी प्रचार प्रसार तेजी पर है, मतदान नज़दीक हैं, तो अगर इस बीच किसी पार्टी द्वारा संभाग को बनाए जाने की अगर कुछ घोषणा की जाती है या चुनावी जुमला दिया जाता है तो कितना वो कारगर साबित होगा अलवर क्षेत्र पे?
देखिए ऑलरेडी राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं, जी। 10 संभाग हो चुके हैं, पहले 7 संभाग थे। तो अगर ये चुनावी जुमला अगर कोई पार्टी उछालती है, हालांकि कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियां निकाली हैं, उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा है कि क्योंकि भर भर के अशोक गहलोत ने जिले बनाए, जिसने जो मांगा उनको दिया, लेकिन अलवर वासी फिर भी वंचित रह गए। तो अगर संभाग बनाए जाने की वादा अगर मुझे लगता है कि कोई पार्टी करती है तो निश्चित रूप से जो उसका फायदा है वो उससे होने वाला है। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जहां एक और भाजपा बाबा बालकनाथ से लेकर जो हिंदू टिकट पे फोकस करती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस ने अगर हम बात करें तो इमरान खान और अन्य निर्दलीयों को भी टिकट में इस बार कांग्रेस से टिकट दिया है। उससे क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार? देखिए जो अलवर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमेशा वोटों का ध्रुवीकरण होता है, हिंदू और मुस्लिम में वोट बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन अगर हिंदू, चूँकि कई बार ऐसी जगह हैं, कुछ इलाके मुस्लिम बहुल हैं लेकिन कुछ इलाके हिंदुत्व बहुल हैं, तो अगर वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है तो वहाँ पर हिंदू वोटर ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम तिजारा की बात करें तो अगर सारे हिंदू वोट एक तरफ जाते हैं बाबा बालकनाथ के पक्ष में तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट उतने नहीं हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं जैसे रामगढ़, राजगढ़ या तो यहाँ पर जो मेवात के इलाके हैं उसमें ध्रुवीकरण होता है, तो निश्चित रूप से फायदा एक मुस्लिम प्रत्याशी को हो सकता है। जी शालिनी जी, 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, तो हमारे दर्शकों को और मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, छुट्टी है, घर से निकलिए, वोट दीजिए, क्योंकि आप वोट देंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी अग्रवाल जी, आपके विचार और जिस प्रकार की जानकारी आपने दर्शकों को साझा की, वह निश्चित रूप से जनादेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिर लौटेंगे एक जनादेश के एक नए क्षेत्र, एक नए विधानसभा क्षेत्र से। तब तक के लिए दी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।